नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 दिसंबर 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निम्न में से कौन शीर्ष 4 में शामिल नहीं है? Who among the following is not among the top 4 in the list of 50 most powerful women in the country released by Fortune India? The right answer is option number B. सुचित्रा इला यही है और ये 5वें नंबर पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन नंबर 1 पर हैं। उनके बाद नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का नाम है। सौम्या को ट्यूबरकुलोसिस और HIV पर अपने शोध के लिए जाना जाता है। और चौथे नंबर पर हैं किरण मजुमदार-शाह, भारतीय उद्यमी और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की सह संस्थापक सुचित्रा इला भारत की 5वीं सबसे शक्तिशाली महिला है। भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? विच फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस आइडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम है सुनील अरोड़ा और ये 1980 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी थे। इन्होंने दिसंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। वैसे ये पंजाब के रहने वाले हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था आइडिया ने कहा है कि कोरोना के आड़ में कई लोकतांत्रिक सरकारें गलत ढंग से कार्रवाई कर रही हैं। इनमें भारत भी शामिल है। एशिया के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान, हांगकांग और म्यांमार को बढ़ती निरंकुशता की लहर का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत, फिलीपींस और श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट देखने को मिली है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा किसानों का जो आंदोलन चला था, जिसमें आखिरकार भारत सरकार को झुकना ही पड़ा। भारत किस देश को पछाड़कर वर्ष 2020 में अरब लीग देशों में शीर्ष खाद्य आपूर्तिकर्ता बना? इंडिया रिप्लेस्ड विच कंट्री टू बिकम द टॉप फूड सप्लायर टू अरब लीग कंट्रीज इन द ईयर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ब्राजील को भारत ने पीछे छोड़ा है। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ती सप्लाई चेन ने व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। अरब देशों को रसद की सप्लाई करने वाले 22 देशों में ब्राजील का निर्यात पर कब्जा 8.15% था, लेकिन भारत ने 8.25% बाजार पर कब्जा किया और पिछले 15 साल में पहली बार अरब देशों के लिए सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यातक बन गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 7 दिसंबर को यह आंकड़े अरब ब्राजील चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम है नीलमणि फुकन जूनियर। असमिया कवि नीलमणि फुकन का जन्म 1933 में हुआ था। इन्होंने असमिया भाषा में कविता की 13 पुस्तकें लिखी हैं और असमिया साहित्य के अन्य विधाओं पर भी काम किया है। नीलमणि फुकन को पद्मश्री, साहित्य अकादमी, असम वैली अवार्ड व साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है और यह तीसरी बार है जब असम को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इससे पहले 2 व्यक्ति को मिल चुका है, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य और ममोनी रईसम गोस्वामी। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम है दामोदर मौजो, यही है। ये कोंकणी भाषा के प्रमुख कवि और आलोचक हैं। मौजो का जन्म गोवा में 1944 में हुआ था। इन्होंने अपने लेखन करियर में 6 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 2 आत्मकथानक कृतियां और बाल साहित्य को कलमबद्ध किया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, गोवा कला अकादमी साहित्य पुरस्कार, कोंकणी भाषा मंडल साहित्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।
दोस्तों 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी 16 महीने यानी नवंबर 2020 से लेके फरवरी 2022 तक के क्वालिटी करंट अफेयर्स पीडीएफ नोट्स केवल आप 20 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों इस YouTube चैनल पर आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार को शाम को 6 बजे मिलती है। तो 70 पीडीएफ आपको मिलेंगे कुल, जिसमें 2 इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल का बजट, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, पैरालंपिक्स, ओलंपिक गेम्स और सेंसस सभी शामिल होंगे। तो 6 मिनट एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगेंगे, यानी कि 420 मिनट, यानी कुल 7 घंटे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में लग जाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का ये आपको 16 पीडीएफ मिलेगा। 16 महीने का एक पीडीएफ में लगभग 22 से 23 मिनट का समय लगेगा, तो 6 घंटे का समय इसमें लग जाएगा आपको। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स कुल 21 पीडीएफ आपको मिलेंगे। 16 महीने का 16 पीडीएफ मिलेगा आपको मंथली का, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट का 2-2 और सेंसस का एक मिलेगा स्पेशल आपको बिहार का। तो इसमें भी आपको 7 घंटे लग जाएंगे। कुल मिला के आपको 20 घंटे का समय लगेगा। ये करंट अफेयर्स के नोट्स कितने क्वालिटी के हैं आप इससे पता लगा सकते हैं कि 66वीं बीपीएससी में वीकली करंट अफेयर से 19 प्रश्न, 7 प्रश्न आए थे मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से, और बिहार करंट अफेयर से 10 प्रश्न आ चुके हैं। कुल मिला के 36 प्रश्न टैली हुआ था 40 में से, तो 90% का स्ट्राइक रेट है। इससे आप ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हैं ये जो तीनों नोट्स है आपको कितने ऑथेंटिक हैं। तो ये पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा कैसे? आपको करना क्या है, संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। 600 रुपये का एक बार आपको पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट। बैंकिंग डिटेल्स दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है। IFSC कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया हुआ है। यदि आप पेटीएम, फ़ोनपे या UPI से पेमेंट करना चाहें तो एक ही नंबर है 7366005556। गूगल पे से पेमेंट करेंगे तो निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम ही नंबर है। और करना क्या है, आपको ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को आपको टेलीग्राम नंबर इसी नंबर से है आपको भेज देना है। यदि टेलीग्राम नहीं मिले व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं आप। पेमेंट का स्क्रीनशॉट मिलते ही आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि एमपीएन एकेडमी प्रीमियम के नाम से है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आपको वहीं पर पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल नहीं है? According to a report by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), which of the following Indian company is not among the top 100 companies in the world in terms of combined arms sales in 2020? The right answer is option number D. भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल का स्थान नहीं है, बाकी ये तीनों कंपनी टॉप 100 में शामिल हुई है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2.97 बिलियन $US के साथ 42वें स्थान पर रहा। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1.9 बिलियन $US की बिक्री के साथ 60वें स्थान पर रहा, जबकि बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 66वें स्थान पर रहा 1.63 बिलियन $US के साथ। दुनिया भर में शीर्ष 100 कंपनियों में यूएसए की कंपनियों की संख्या सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर रहा चीन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया जा रहा है? Who is being made the first deputy managing director of the International Monetary Fund IMF? The right answer is option number C. इनका नाम है गीता गोपीनाथ। यह नियुक्ति 21 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ इस पद पर जेफरी ओकामोटो की जगह लेंगे, जो अगले साल की शुरुआत में IMF छोड़ने की योजना बना रहे हैं। IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाद गीता गोपीनाथ का ही नंबर होगा। ऐसा पहली बार होगा जब वाशिंगटन स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शीर्ष 2 पदों पर महिलाएं ही बैठेंगी। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट निकाय वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन कन्फर्ड with the Woman of the Year Award 2021 by the International Athlete Body World Athletics? The right answer is option number D. इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज को देश में खेल को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल के 44 वर्षीय अंजू 2003 के संस्करण में लंबी कूद में कांस्य के साथ विश्व
चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं। इस पुरस्कार को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और अंजू इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की दूसरी प्राप्तकर्ता हैं। पहली बार यह पुरस्कार इथियोपिया के डबल ओलंपिक चैंपियन डेराट्रू टुलू को प्रदान किया गया था। पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? Where a pilot project been launched to revive and promote the traditional Namda craft. The right answer is option number D. जम्मू एंड कश्मीर। तस्वीर में देखिए, नमदा परियोजना से श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपोरा, बडगाम और अनंतनाग सहित कश्मीर के 6 जिलों के 30 नमदा समूहों के 2000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के कालीन निर्यात को 600 करोड़ रुपये से 6000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रयास करना है। नमदा सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संकलित वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2021 रिपोर्ट compiled by the Economic Intelligence Unit. The right answer is option number B. तेल अवीव। इस इंडेक्स द्वारा 173 वैश्विक शहरों में रहने की लागत को ट्रैक किया गया है और यह 200 से अधिक उत्पादों एवं सेवाओं की कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इजराइल का शहर तेल अवीव पिछले वर्ष शीर्ष रहे पेरिस को पीछे छोड़कर पहली बार रैंकिंग में सबसे ऊपर आया है, जबकि पेरिस अब सिंगापुर के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद ज्यूरिक और हांगकांग का स्थान आता है। इस सूची में न्यूयॉर्क 6ठे तथा जिनेवा 7वें स्थान पर है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे सस्ते शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? विच इंडियन सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 10 चीपेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2021 रिपोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। गुजरात का शहर भारत में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। इसकी रैंक आई है वर्ल्ड ओवर में 7 सस्ते शहरों में। यह इकलौता शहर है जिसे इस इंडेक्स रिपोर्ट में जगह मिली है। इसके अलावा भारत के किसी भी अन्य शहर को सबसे महंगे या सबसे सस्ते की सूची में स्थान नहीं दिया गया है। सबसे सस्ते शहरों में दमिश्क सीरिया की राजधानी शीर्ष पर है। इसके बाद त्रिपोली लीबिया, ताशकंद उज्बेकिस्तान, ट्यूनीसिया, अलमाटी कजाकिस्तान और 6ठे नंबर पर रहा कराची पाकिस्तान। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मून मिशन के लिए 10 नए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इनमें भारतीय मूल के किस अमेरिकी का नाम शामिल है? द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज सेलेक्टेड 10 न्यू एस्ट्रोनॉट्स फॉर द नेक्स्ट मून मिशन। विच इंडो अमेरिकन इज इंक्लूडेड इन दिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम है डॉक्टर अनिल मेनन। तस्वीर में देखेंगे, यहाँ पर है ये। नासा ने 6 दिसंबर को 10 नए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इनमें से आधे सैन्य पायलट हैं। इनके लिए 12,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। चयनित 10 लोगों की उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है। भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल मेनन का जन्म यूक्रेन में हुआ था। इन्होंने 2014 में नासा के फ्लाइट सर्जन के रूप में शुरुआत की थी। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? विच टीम वन द टाइटल ऑफ जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप खिताब है। इससे पहले टीम साल 2005 में भी यह खिताब जीत चुकी है। जर्मनी 6 बार की चैंपियन रह चुकी है, जिसे अर्जेंटीना ने इस बार धूल चटाई है। अर्जेंटीना की इस शानदार जीत में लोटारो डोमेन के जबरदस्त प्रदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने बेहतरीन हैट्रिक जमाकर टीम को विश्व विजेता बनाया। अर्जेंटीना ऐसी तीसरी टीम बन गई है जिसने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब 2 बार जीता है। जर्मनी के अतिरिक्त भारत ने भी साल 2001 और साल 2016 में 2 बार यह खिताब जीता था। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 में भारत ने अपना सफर किस स्थान पर खत्म किया? वेयर डिड इंडिया फिनिश इट्स जर्नी इन द जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
चौथे स्थान पे रही भारत की टीम। भारत को सेमीफाइनल में जर्मनी से 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। गत चैंपियन भारत को कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में फ्रांस के हाथों में 1-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा और यह टीम चौथे स्थान पर रही। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन के बाद यह भारतीयों के लिए लगातार दूसरा फ्लॉप शो रहा, जिसमें कि सेमीफाइनल भी टीम हार गई और कांस्य पदक के लिए जो प्लेऑफ मुकाबला था वो मैच भी भारत हार गई। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। कौन सा देश 2022 के लिए G20 ट्रोइका में शामिल नहीं हुआ है। विच कंट्री डिड नॉट ज्वाइन G20 ट्रोइका फॉर 2022। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इटली इसमें नहीं है, बाकी इंडिया, ब्राजील और इंडोनेशिया तीनों हैं। 2019 में G20 की मेजबानी जापान द्वारा की गई थी। 2020 में इटली द्वारा। G20 की वर्तमान यानी 2021 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने हाल ही में ग्रहण की थी। वह अक्टूबर 2022 तक रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर थीम के तहत इस अध्यक्ष पद पर बना रहेगा, जिसके बाद भारत पहली बार अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेगा। भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो देखिए 3 साल के ट्रोइका में कौन कौन से देश हैं, नाम सुन लीजिए। 2020 का जो ट्रोइका था उसमें जापान, इटली और इंडोनेशिया थे। 2021 में इटली, इंडोनेशिया और भारत, और 2022 में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। निम्न में से किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट मैच की एक पारी में 10 विकेट नहीं लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज नॉट टेकन 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट क्रिकेट मैच। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन का नाम शामिल नहीं है, बाकी तीनों का जिम लेकर, एजाज पटेल और अनिल कुंबले का नाम शामिल है। न्यूज में क्यों है। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल, तस्वीर में देखिए यही हैं, इन्होंने मुंबई में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वह ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे और न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर में 26 जुलाई 1956 को 53 रन देकर 10 विकेट झटके थे। उसके बाद 1999 की 4 फरवरी को भारत के लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने 74 रन देकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, जिनका नाम अब बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, में पूरी पाकिस्तान टीम को अकेले समेट दिया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संबित पात्रा। ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं यानी प्रवक्ता हैं। इससे पहले ये 2017 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC लिमिटेड के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के पद पर रह चुके हैं। संबित पात्रा की नियुक्ति ITDC के अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष के रूप में 3 साल की अवधि के लिए हुई है। IAS अधिकारी जी कमलावर्धन राव ITDC के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगे। अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द वाल्ट डिज्नी कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स 98 ईयर हिस्ट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम है सूजन अर्नोल्ड, यही है। 67 साल की सूजन कंपनी की नई बोर्ड अध्यक्ष होंगी। वे 14 साल से डिज्नी बोर्ड की सदस्य और 31 दिसंबर 2021 से मौजूदा अध्यक्ष बॉब ईगर की जगह लेंगी। बॉब ईगर ने करीब 15 साल तक इस पद पर काम करने के बाद पिछले वर्ष इस्तीफा की घोषणा की थी। एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। द 11th एडिशन ऑफ द एक्वेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज वाज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। 6 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच मालदीव के कड्डू द्वीप में आयोजित किया गया। 14 दिनों का संयुक्त अभ्यास भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन पहली बार 2009 में किया गया था। ध्रुवेही भाषा में, जो कि मालदीव में बोली जाती है, एक्वेरिन शब्द का अर्थ होता है मित्र। 2021-22 के लिए फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हु इज इलेक्टेड एज द फिक्की प्रेसिडेंट फॉर 2021-2022। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी, इनका नाम है संजीव मेहता, यही है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। ये मौजूदा अध्यक्ष उदय शंकर की जगह लेंगे जो 2020 से 21 तक के लिए थे। संजीव मेहता फिलहाल फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे। ये मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। इनके साथ ही ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के दक्षिण एशिया सलाहकार बोर्ड में भी शामिल है संजीव मेहता। किस राज्य में स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया जा रहा है? पाताल पानी रेलवे स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट इज बीइंग रीनेम्ड एज तात्या मामा रेलवे स्टेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। इंदौर में 53 करोड़ की लागत से बन रहे बस स्टैंड और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा के नाम पर रखा जाएगा। यह स्टेशन इंदौर अकोला रेल लाइन पर पड़ने वाला एक छोटा सा स्टेशन है जिसका पाताल पानी झरना पर्यटन स्थल घूमने आए लोग इस्तेमाल करते हैं। तात्या भील का जन्म खंडवा जिले की पंधाना तहसील में 1842 ईस्वी में हुआ था। पिता भाऊ सिंह ने तात्या को लाठी और तीर कमान चलाने का हुनर सिखाया। तात्या ने धनुष बाण के साथ लाठी चलाने और गोफल कला में इतनी निपुणता हासिल कर ली थी कि इनकी चर्चा होने लगी। तात्या ने अंग्रेजों के चाटुकार सूदखोरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और घर बार छोड़कर जंगल में छिपकर रहने लग गए। कम समय में ही तात्या मामा की दहशत अंग्रेजों में इस कदर बस गई थी कि वो उनका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। 2021 एशियाई युवा पैरा खेलों में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल्स टैली एट द 2021 एशियन यूथ पैरा गेम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान रहा, 5th पोजीशन। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। भारत ने कुल मिलाकर 41 पदक जीते जिसमें 12 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 13 कांस्य पदक शामिल थे। ईरान 122 मेडल के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद थाईलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान रहा। चीन सहित कुल 15 देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। इस आयोजन में 30 देशों के 750 पारा एथलीटों ने भाग लिया और यह इस प्रतियोगिता का चौथा संस्करण था। और ये जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये है मैस्कॉट इस खेल का, इसका नाम है बुलबुल और स्लोगन था टुगेदर राइजिंग स्ट्रॉन्गर। कोविड-19 के खिलाफ अपनी 100% वयस्क आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? Which has become the first state in India to fully vaccinate 100% of its adult population against COVID-19? The right answer is option number C, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन प्राप्त 53,86,393 वयस्कों को टीके की दूसरी खुराक भी दे दी गई है। अपनी पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक देने के मामले में भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने यह उपलब्धि अगस्त 2021 महीने के आखिर में प्राप्त कर ली थी। भारतीय नौसेना दिवस का कौन सा संस्करण 4 दिसंबर 2021 को मनाया गया? विच एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 4th December 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 50वां संस्करण यह था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना दिवस 2021 स्वर्णिम विजय वर्ष यानी गोल्डन विक्ट्री डे के रूप में मनाया गया। पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला बोल दिया था। भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, इसे ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध की भी शुरुआत हुई थी और जिसकी परिणति आपको बांग्लादेश आज़ादी के रूप में मिली। चीन की बेल्ट एंड रोड पॉलिसी को टक्कर देने के लिए ग्लोबल गेटवे पहल पेशकश किसने की है? हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव टू कम्पीट विद चाइनाज बेल्ट एंड रोड पॉलिसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपीय आयोग ने ग्लोबल गेटवे नामक एक योजना शुरू की है जो वर्ष 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश करने हेतु 300 अरब यूरो यानी 300 बिलियन यूरो जुटाने से संबंधित है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड पॉलिसी की प्रतिद्वंदी योजना के रूप में देखा जा रहा है। इसे अफ्रीका और अन्य जगहों पर चीनी प्रभाव का मुकाबला करने
के पश्चिमी देशों के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में माना जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। उन्होंने ही यह पहल पेश की है। स्काई रूट एरोस्पेस ने किस नाम से भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस हैज टेस्ट फायर्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बाय विच नेम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस इंजन का नाम रखा गया था धवन 1। नागपुर में स्थित सोलर इंडस्ट्रीज में विशेष रूप से निर्मित टेस्ट बेड पर इस इंजन का परीक्षण किया गया था। इंजन विक्रम 2 प्रक्षेपण यान का उच्च चरण है। यह LNG और LOX नामक पर्यावरण के अनुकूल संयोजनों का उपयोग करता है और यह पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। इस इंजन का नाम सतीश धवन के सम्मान में रखा गया है। पिक्सल 1 उपग्रह वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष यानी पूर्व ट्राइसिक युग पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द फर्स्ट डायनासोर स्पेसीज दैट लिव्ड एट विच प्लेस 214 मिलियन ईयर्स एगो विच इज नोन एज प्री ट्राइसिक इरा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। आप जरा मैप को भी ध्यान में देखिए तो देखेंगे आर्कटिक रीजन में है। ग्रीनलैंड कहाँ पर है? यहाँ पर। और इससे आइसलैंड के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये एक अलग देश है। वर्ष 1994 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान 2 अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर खोपड़ी का पता लगाया था। नमूनों में से एक मूल रूप से प्लेटोसॉरस प्रजाति से संबंधित माना जाता था, जो जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लंबी गर्दन वाला डायनासोर था। अभी वर्तमान में न्यूज में क्यों है? शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया है कि यह एक नई प्रजाति है जिसे इस्सी सानेक नाम दिया गया है। किस व्यक्ति को असम वैभव पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? विच पर्सन हैज बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द असम वैभव अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा को। रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से साल 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसका शिलान्यास खुद रतन टाटा ने किया था। असम सरकार ने उल्लेखनीय काम करने वाले समाज के अलग अलग वर्गों के 19 लोगों को 3 पुरस्कारों से सम्मानित करने का ऐलान किया है। इसकी लिस्ट आपको तस्वीर में मिल जाएगी। असम वैभव पुरस्कार असम सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 5 लोगों को असम सौरभ सम्मान दिया गया, जिसमें ओलंपिक में पदक जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई शामिल है और 13 लोगों को असम गौरव सम्मान दिया गया है। किस राज्य सरकार ने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज विड्रॉन द 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अब ये 4 धाम कौन कौन से हैं उत्तराखंड के? यमुनोत्री, जहाँ से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसे ही 4 धाम कहा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2019 में जम्मू कश्मीर की श्राइन बोर्ड की तर्ज पर 4 धाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया था। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद सरकार ने सदन से विधेयक पारित कर 4 धाम तीर्थ प्रबंधन अधिनियम 2019 बनाया था। चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के 734 दिनों के आंदोलन के बाद आखिरकार प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस लेने का फैसला किया है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स के संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका काफ़ी सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस देश के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार बैलोन डी'ओर अवार्ड का खिताब जीत लिया है? विच कंट्रीज स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैज़ वन द बैलोन डी'ओर अवार्ड फॉर द रिकॉर्ड 7th टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं
लियोनेल मेसी। मेसी सबसे ज़्यादा बार इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इस अवार्ड को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो हैं। इस बार वो 6ठे स्थान पर रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार इस खिताब को जीता है। स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस, तस्वीर में देखिए यही है, ये पहली बार महिला बैलन डी पुरस्कार जीतने वाली महिला खिलाड़ी बनी हैं। बैलन डियोर अवार्ड फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बैलन डियोर द्वारा हर साल दिए जाते हैं। इस बार 2 और पुरस्कार भी पेश किए गए, द स्ट्राइकर ऑफ द ईयर और द क्लब ऑफ द ईयर। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये फुटबॉलर यानी लियोनेल मेसी अभी वर्तमान में किस क्लब के साथ खेलते हैं, क्योंकि बार्सिलोना क्लब से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, एक नया क्लब ज्वाइन किया है। उस क्लब का नाम राइट इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।